हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिका सैनी आप सभी का मोहित राजपूत यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी SSSC पेट इसके नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी की वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया है नोटिफिकेशन के ऊपर। एक चीज़ और स्टूडेंट मैं दोबारा बताना चाहूँगी, आपका इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 1 अगस्त 2023 में आया था, मतलब इस समय है, और ये 30 अगस्त 2023 तक रहेगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो है आपकी 30 अगस्त। 1 अगस्त से आया हुआ है ये। तो स्टूडेंट्स, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करने में लग जाइए। सेकंड चीज़, दूसरी बात ये है स्टूडेंट, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम मोस्टली अक्टूबर से नवंबर के बीच में होएगा। अक्टूबर, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से लेके नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बीच में करवाने की संभावना है। ठीक है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर की पूरी एनालिसिस का वीडियो हम लेकर आएंगे और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो पेपर है ये आपका 15 अक्टूबर 2022 का है, मतलब पिछले साल का है। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से था और क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। ठीक है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा करंट अफेयर से है। ओके, एक चीज़ और स्टूडेंट आपको बता दूं, करंट अफेयर का वेटेज इस एग्ज़ाम में काफ़ी रहता है। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और साथ में जीएस में भी इसी तरीके से 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर और जीएस को मिलाकर मोस्टली आपके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के अराउंड बनते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ इन दोनों का अच्छे से तैयारी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग के, फिर मैथ्स में ग्राफ वाले। ठीक है, और आपके इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं। हिंदी आती है, तर्क वितर्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और हम अपनी जो वीडियो है उसमें भी आपको पूरा सिलेबस का अच्छे से डिटेल एनालिसिस बता चुके हैं। तो चलिए फिर दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी था। चलिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। इन अगस्त 2022 इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। चलिए थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये अंडर वाटर मेट्रो है, आप समझ रहे हैं।
मतलब पानी के अंदर अब मेट्रो चला करेंगी। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे देश में ही स्टार्ट हो गई हैं। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये किस नदी पे बनाई जाएगी? ये आपकी हुगली नदी। किस पे? हुगली नदी पे। कोलकाता में बहुत ही मशहूर नदी है ये, हुगली नदी है। इसमें एक सुरंग बनाई जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे कैसे चलाई जाएगी? एक सुरंग बनाई जाएगी एकदम अंदर की साइड, और उसमें मेट्रो को चलाया जाएगा। लगभग 5.55 मीटर इसकी परिधि रहेगी, मतलब डायमीटर रहेगा, और बाहर से ये 6.1 मीटर के लगभग रहेगी। जब बन के तैयार होगी तब आप देखिएगा इसको। अच्छा, इसका रूट क्या रहेगा? इसका रूट है हमारा हावड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए। हावड़ा मैदान स्टेशन से कहाँ तक है? ये महाकरण, महाकरण मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सॉरी ये स्टेशन है, एक से। स्टेशन। ठीक है जी। तो इसका रूट क्या है हमारा? हावड़ा मैदान स्टेशन से महाकरण मेट्रो स्टेशन। साथ के साथ लिखते जाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। चलिए, इसके बारे में इतना ही बहुत है। पिछले साल आ चुका है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग तरीके से चेंज करके दोबारा पूछ लिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर ज़्यादातर नहीं, पर हाँ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बस उनका थोड़ा नेचर या उनका जो पूछने का तरीका है वो अलग कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो भारत की पहली मेट्रो थी, अंडर वाटर नहीं, नॉर्मल जो पटरियों पे चलती हैं, जो आपने दिल्ली में देखी हैं, मुंबई में देखी हैं, तो वो वाली जो मेट्रो है वो पहली कहाँ थी? वो भी आपकी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। बहुत से बच्चे दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली नहीं है, इसका उत्तर है कोलकाता। इंडिया की फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे हुई? कोलकाता में। कब हुई थी स्टार्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कब मेट्रो आई है। तो 24 अक्टूबर 1984 में। कब हुई है? 1984 में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1984 में ये स्टार्ट हुई थी, और इसकी लंबाई थी 3.4 किलोमीटर। और इसका रूट क्या था? रूट था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? एस एस प्लानेट, एस प्लानेट से भवानीपुर, भवानीपुर। एस प्लानेट से, एस प्लानेट से भवानीपुर, ये इंपॉर्टेंट है बात। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई थी? 1984, 24 अक्टूबर 1984। और एस प्लानेट से रूट क्या था इसका? भवानीपुर। ठीक है, मतलब बैंगलोर में ही, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं 3.4 किलोमीटर, 3.4, ये चीज़ थी। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। वो भी काफ़ी मशहूर है, फेमस है भाई, जरा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वो भी आ सकता है। तो दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो दोस्तों स्टार्ट हुई थी 24 दिसंबर 2002 में। समझ रहे हैं? ये 1984 में आ गई और ये 2002 में आई है। ठीक है, इसका जो पहला रूट था वो था आपका लंबे शहदरा। आप दिल्ली में तो जानते हैं शहदरा रोड, आपको पता होगी। शहदरा से 30 हजारी कॉरिडोर, क्या 30 हजारी कोर्ट भी है? 30 हजारी, काफ़ी मशहूर कोर्ट है। 30 हजारी कॉरिडोर इस पे दौड़ाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और 8.4 किलोमीटर इसका रूट था उस टाइम पे।
ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले 2 पॉइंट, कि दिल्ली मेट्रो कब थी, मतलब इसकी ये डेट, और उसके बाद इसका रूट। ठीक है, अब चलिए, ये हमने मेट्रो के बारे में किया है। अब जरा 1-2 पॉइंट अपनी भारतीय रेल के बारे में भी देख लेते हैं, लगे हाथ रिवाइज हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पे रेल का थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं हम लोग। रेल हमारी, चलिए इस कलर से हो जाती है। तो भारतीय रेल, देखिए भारतीय रेल जो है वो विश्व की, मतलब वर्ल्ड की, या फिर कह लीजिए विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्थ नेटवर्क है। इसका इतिहास देखें तो भारतीय रेल कब आई थी? भारतीय रेल आपकी 16 अप्रैल 1853 में आई थी। इस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है जी, कब आई थी? 16 अप्रैल 1853 में आई थी, जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, और वही लोग व्यापार करने के लिए एक अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए उन्होंने भारतीय रेल को बिछाया था, क्योंकि आज हमारे लिए काफी कामगर है। ठीक है जी, और ये किसके टाइम पे आई थी? उस टाइम पे गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डलहौसी। डलहौसी, हाँ मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, लॉर्ड डलहौसी। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो रूट था, एक चीज और, इसका जो रूट था वो कहा था, वो आप सभी को पता है, बोरीबंद, जो कि मुंबई में है। हाँ जी, मुंबई टू थाना बोलते हैं फर्स्ट रूट, बोरीबंद मुंबई से, लेकिन और थाना, क्या, थाने, ये पूना में है। तो फर्स्ट रूट इसका है बोरीबंद मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। चलिए, अब ये सब हमने देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ठीक है स्टूडेंट, कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। यह कृत्रिम भ्रूण क्या होता है? और ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कृत्रिम भ्रूण जो होता है, जो बिना निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजर के बनाए जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जो बिना निषेचन, निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के या फिर बिना निषेचन के बनाए जाते हैं। ऐसे भ्रूण जिन्हें कृत्रिम भ्रूण भी कहा जाता है, ऐसे भ्रूण को कृत्रिम भ्रूण कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए अंडे या शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें जो अंडे मतलब ओवम हम कहते हैं, स्त्रियों में पाए जाते हैं ये अंडे। ठीक है, और शुक्राणु पम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वहां पे मैंने हिंदी का लिखा था, शुक्राणु की कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इनको नहीं लिया जाता है। ठीक है जी, इन सब के बिना इनको बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कृत्रिम भ्रूण तैयार किया जाता है। भ्रूण मतलब क्या होता है? भ्रूण मतलब गर्भ। ठीक है, भ्रूण मतलब गर्भ। ठीक है जी, इतना पता चला। चलिए, और इसका उत्तर क्या है? सही उत्तर तो मैंने आपको बताया नहीं, इसका उत्तर है सही इजराइल। कहाँ, किसने करवाया है? पहला किसने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? वो है आपका इजराइल ने। इजराइल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। चलिए थोड़ा सा इजराइल के बारे में देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। इजराइल जो है, इजराइल की कैपिटल क्या है? सबसे पहले आप ये देखिए, इजराइल की जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी है आपकी जेरूसलम। बहुत ही न्यूज़ में रहती हैं स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा, जेरूसलम। और आपको पता है इसका इतिहास अगर देखेंगे तो आपको ये पता ही है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, फिलिस्तीन या इधर इधर इजराइल लिख दे रही हूँ, बात एक ही है, संघर्ष चलता ही रहता है। ठीक है। जो इजराइल था वो फिलिस्तीन में आके बस गया था। इजरायली जूइश लोग थे, ये लोग क्या थे? जूइश लोग जो थे। और उनने धीरे 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 करके इजराइल पूरा अपना बना लिया है और फिलिस्तीन किया है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ ले आते हैं तरीके से। देखिए इस डायग्राम में ये देखिए, ये था आपका पैलेस्टीन, मतलब फिलिस्तीन इंग्लिश में बोलते हैं, फिलिस्तीन। अब इसमें ये देखिए, ये पूरा हरे रंग से आपका फिलिस्तीन दिख रहा है। इजराइल जब आया, ये सफ़ेद रंग में इजराइल है, इसने फिलिस्तीन में इतनी जगह को ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, 1947 में। ठीक है। उसके बाद अब धीरे धीरे करके अब देखिए फिलिस्तीन बस इतना सा बचा, और अब 2005 के अंदर फिलिस्तीन बस कहीं कहीं जगह पे है और पूरा इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया है। इसी को बोलते हैं फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष। क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष। ठीक है। और इनमें बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? इंग्लिश में देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द IBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। क्या है सही उत्तर आपका? गुजरात। ठीक है। अच्छा, ये है क्या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? ये एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्वेलर्स को एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए नामांकित करते हैं, बल्कि सोना और चांदी के भंडारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित करता है। ठीक है जी, पता चल गया। IBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक आपने एक और चीज़ सुनी होगी, एक गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी, हाँ जी, गिफ्ट सिटी के ये है गिफ्ट सिटी। ये भी गुजरात में किया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गुजरात में कहाँ पे? गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? वो भी आपका गुजरात गांधीनगर में। ये गिफ्ट सिटी हुए, ये हुई क्या है? ये उद्योग से रिलेटेड है। इससे उद्योग से रिलेटेड है। यहाँ पे बाहर के जितने भी लोग उद्योग करने हमारे देश में आते हैं, एक पूरा एक एरिया इस तरीके का बना दिया गया है जहाँ पे वो रह भी सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। अगर वो अपनी फैमिलीज को लेकर आए तो वो अपनी स्कूलिंग कर सकते हैं, हर तरीके की उनको सुविधा मिलेगी, और सारे के सारे जो फॉरेन पैसे वो लेकर आएंगे उनको एक्सचेंज करने की भी सुविधा मिलेगी, और हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ पे अच्छे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त
2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए ये सारे अभी जितने करे हैं हमने 3 से 4 क्वेश्चन, सब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो किसने किया? उत्तर है इसका चीन। किसने किया? चाइना ने। देखिए चाइना जो है, मैं इसकी भी आपको इमेज दिखाती हूँ। हाँ रखिए इसको। ताइवान कहाँ पे है, बस एक बार आप ये जान लीजिए। ये देखिए, मैं यहाँ, देखिए ताइवान एक बहुत छोटा सा एक द्वीप के जैसा है। ये देख रहे हैं आप, चाइना आपका इतना बड़ा है, तो चाइना एक बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे ये देखिए इतना ही, ये छोटा सा आपको यहाँ पे ताइवान दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा है ये ताइवान। और चीन चाहता है कि ताइवान जो है वो हमारे अंडर में आ जाए। इसकी भी एक पौराणिक एक ऐतिहासिक स्टोरी है। जब चाइना पे राजा एक शासन करते थे, तो जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने उनको भगा दिया था और वो आके ताइवान में बस गए थे। उन्होंने कहा यही असली चाइना है। ठीक है, तो इसी तरीके की इतिहास रहा है इनका। और ताइवान को बहुत टाइम तक एक कंट्री के तौर पे नहीं देखा गया था। फिर बाद में इसको एक कंट्री की तरह ताइवान को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। तो इसका लोकेशन जो है ये कहाँ पे है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। ठीक है, तो ठीक है फिर आगे चलते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए 5वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास की आयोजन किया था। The Indian Army has conducted a pan-India satellite communication exercise named dash in July 2022। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, अभी स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर के दिए थे क्वेश्चन पेपर में। इसका उत्तर सही स्टूडेंट सही है, स्काईलाइट। क्या किया था? कौन से उपग्रह संचार अभ्यास किया था? इसका उत्तर है आपका स्काईलाइट। तो इस तरीके के जो प्रश्न आपके आते हैं और जो भी अभ्यास होती हैं, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, नेवी की, आर्मी की, ठीक है, नेवी की, आर्मी की, और आपकी क्या कहते हैं, ये सॉरी नेवी, आर्मी, और तीसरा अपना क्या है, जल थल और हवाई। ठीक है, तो इन तीनों की अलग अलग होती हैं या एक साथ होती हैं, या फिर हम कितने देशों से, काफ़ी सारे देशों के संग मिलके करते हैं, कभी कभी अकेले भी करते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती रहती है उनका जो नाम होता है, उनका अभ्यास का जो नाम होता है वो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किन 2 शहरों के बीच अकासा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अकासा एयर ये एक नई एयरलाइन से इनॉग्रेट हुई है। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अकासा एयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन विच 2 सिटीज़ इन इंडिया? इसका स्टूडेंट सही उत्तर है मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। इस तरीके के करंट अफेयर जो आते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड रहते हैं, इनको तो करना ही है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हाँ जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता है, ये 75th से स्टार्ट के 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। हर जगह आप स्टिकर्स देखते होंगे। और 15 अगस्त है, तो ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया है? संस्कृत मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृत मंत्रालय। बढ़े चलो कैंपेन अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्री? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी हमारा हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का तरीका देखिए, किस किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरीके से आप अपने करंट अफेयर की तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? ये स्टूडेंट्स आपका जीके स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो। ठीक है जी, तो कौन सा नहीं है? म्यांमार दे रखा है, चाइना दे रखा है, यूएई दे रखा है, और मालदीव्स दे रखा है। तो बताइए फिर
ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, यूएई नहीं है। ठीक है, यूएई आपका थोड़ा दूर पड़ जाता है। म्यांमार है, चाइना है, मालदीव्स भी हमारा बॉर्डर तो नहीं है, पर इसको हम पड़ोसी देश कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश जो हैं, जो काफ़ी हमारे बॉर्डर भी टच करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है इसमें हमारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारे इंडिया से लगी हुई है, इसकी कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। सेकंड है हमारा, ये है फर्स्ट। सेकंड है हमारा चीन। चीन जो है उसकी है हमारी 3488 किलोमीटर। क्या है? 3488 किलोमीटर। तीसरी है हमारा पाकिस्तान, हमारा बेहतरीन पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसकी बाउंड्री है, तब भी सबसे ज़्यादा परेशान, मतलब सबसे ज़्यादा परेशान नहीं पर सबसे ज़्यादा, हाँ एक तरीके से परेशान यही करता है। 33, उसके बाद चाइना करता है। ठीक है, दोनों मिलके कभी कभी करते हैं। उसके बाद आता है आपका नेपाल। नेपाल है आपका 1751 किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर। ठीक है, नंबर 5 है आपका म्यांमार। म्यांमार ये है आपका 1643 किलोमीटर। ठीक है जी। इसके बाद है आपका 6 नंबर पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है आपका 106 किलोमीटर। ठीक है, नंबर 7वां है आपका मालदीव्स, पड़ोसी द्वीप। के बाद 8वां है आपका श्रीलंका, ये हमारे समुद्र में है, हिंद महासागर में है। ठीक है, इसके समुद्र में है तो वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए जल्दी जल्दी कि इनकी कैपिटल क्या है, राजधानी। कभी कभी राजधानी भी पूछ लिया जाता है फटाफट से, वैसे पता ही होगा आपको, लेकिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसकी है ढाका। ठीक है, चीन की बताइए आपको? बीजिंग। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। काठमांडू। ठीक है, म्यांमार की आपकी, म्यांमार एक बार देख लीजिए, इसकी भूल जाते हैं अक्सर बच्चे और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसका है नेपीडा। नेपीडा। ठीक है, नेपीडा। इंग्लिश में मैं लिख रही थी उसको NAYPYE, नेपिडो। इंग्लिश में इसको नेपिडो बोलते हैं, इसको नेपिडो। ठीक है, ये इस तरीके से है बस राइटिंग में, तो नेपिडो, इसको आप देख लीजिए। मैं आपको, हाँ, इधर साइन कर दे रही हूँ की राजधानी को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अफगानिस्तान की आपको पता ही है, काबुल बहुत सुर्खियों में रही थी अभी कुछ दिन पहले। जी हाँ, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद मालदीव्स की है माले, याद रखिएगा माले। और श्रीलंका की है आपकी श्री श्री जय वर्धनपुरा कोट। ठीक है, जयवर्धनपुरा कोट। ठीक है, जयवर्धन श्री जयवर्धनपुरा कोट, CORT कोट। ठीक है जी, श्री जयवर्धनपुरा कोट थोड़ी बड़ी है। अब इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, एक बॉर्डर के नाम और पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में, ये मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, थोड़ा सा अलग वो आएगा इसलिए। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा है जल्दी बताइए। मैकमोहन, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन बॉर्डर रेखा, सॉरी बॉर्डर रेखा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, बिल्कुल सही, रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ बॉर्डर रेखा। और उसके बाद आपकी अफगानिस्तान के संग है हमारी, कौन सी है, वो है आपकी ड्यूरेंट रेखा। तो हमने साथ के साथ इतनी सारी चीजें कर ली, कौन कौन से देश है, और सबसे पहले सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश की, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, अफगानिस्तान की, मालदीव्स और श्रीलंका, जो कि हमारे हिंद महासागर में है। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी राजधानी हमने देखी, और यहाँ पे 3 देशों के साथ हमारी जो बाउंड्री है उनके नाम हमने देख लिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन में। ये भी आपका निम्नलिखित में से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। Which among the following IIT has launched the नीलेकणी सेंटर at A14 भारत to advance Indian language technology? इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स IIT मद्रास, सॉरी गलत लगाया यहाँ पे, IIT मद्रास, ये IIT मद्रास। ठीक है, ये भी हमारा आपका बिल्कुल एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कहाँ क्या स्टार्ट हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या नया हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाइयों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दोबारा से स्टार्टिंग के सारे करंट अफेयर लिए मैंने। तो किसके अध्यक्षता में किया गया था? अमित शाह। क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार पढ़ देती हूँ। Which national conference on drug trafficking and national security was held at Chandigarh under the chairmanship of which union minister? सही उत्तर है अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ठीक है, हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। Which among the following state become the first हर घर जल certified state in India? तो इसका सही उत्तर क्या है? केरल, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है गोवा। ठीक है, इसका सही उत्तर है गोवा। चलिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक चीज, ये एक स्कीम है, देखिए हर घर जल जो है, हर घर जल, ये आपकी जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, हर घर जल को। और ये जो है ये है आपकी जल शक्ति मंत्रालय, इसके द्वारा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? भारत में हर घर के लिए नल से जल की पहुंचाना सुनिश्चित करना है। ठीक है जी, इससे नल से, ये आपका नल हो गया, हाँ मुझे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है बनाना, ये इसकी टोटी हो गई, ये बूंद बूंद निकल रही है। तो हर नल से इस तरीके का इसका सिंबल भी है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐड इमेज, बस एक सेकेंड। हर घर जल, ये देखिए इसका इस तरीके के सिंबल है। ठीक है, हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, और कब किया गया था एक चीज़ और, 15 अगस्त 2019 में। 15 अगस्त इसको कर लीजिएगा कि डेट आ सकती है कि हर घर जल या जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, दैट इज 2019 में
और किस मिनिस्ट्री या किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? ये आपकी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 12वां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ठीक है, बायोलॉजिकल जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब बनाया जाता है? तो वही कब बनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या है? 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर, 10 नवंबर, क्या होगा? हाँ जी, इसका सही उत्तर है 22 मई, 22 मई को बनाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिएगा इसमें, जैव विविधता अधिनियम, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? ये 2002 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और ये क्यों किया गया है? जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भारत की संसद संसद द्वारा अधिनियम है। ठीक है, ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर तो नहीं है ये, करंट अफेयर प्लस जीके स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर प्लस जीके स्टैटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? मानपुरा, श्रीरंगम द्वीप, लुलु द्वीप और माजुली द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है आपका माजुली द्वीप। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, नदी की बात हो रही है, और पूरे विश्व में हो रहा है, और इंडिया में ही स्थित है ये, कहाँ पे? भारत में। हाँ जी, बिल्कुल भारत में है ये। चलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। माजुली द्वीप जो है वो आपका असम में है। कहाँ है? असम। ठीक है, और किस नदी के ऊपर है? किस नदी के ऊपर है ये द्वीप? किस नदी से बना है आपका? ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। कितने किलोमीटर का है? 352 किलोमीटर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है। इसको जिला तक इसको घोषित कर दिया गया है, इसको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, इसकी एक बार हम इमेज देख लेते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के लिए करके रखी है, माजुली द्वीप पिन। ये देखिए, ये आ गई आपकी माजुली द्वीप की फोटो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बसा हुआ है, तरीके के टापू है ये, काफ़ी बड़ा है। कितना? 352 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अच्छा अभी कुछ 1-2 साल पहले इसका न्यूज़ आया था कि ये थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता किस लिए? जलवायु परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से सरकार ने इस पर थोड़ा और ध्यान दिया, इसकी जो जैव विविधता है उन सबको बढ़ाया और इस तरीके से किया, तब ये हुआ। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है, उसकी वजह से भी सिकुड़ता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी सिकुड़ता है। तो ये अक्सर माजुली जो द्वीप है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये भी आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक्स जीके का। तो व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी? हंगरी कंट्री का नाम है, हंगरी भूख नहीं, हंगरी कंट्री का भी नाम है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है आपका हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, स्टैटिक जीके है, थोड़ा आपको सारी जितनी भी मुद्राएं हैं उनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आती रहती है।
क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। हाँ जी, ये आपका आ गया पॉलिटिक्स, संविधान। और आप ये संविधान में कहाँ पढ़ेंगे? संविधान में कहाँ पढ़ेंगे जी ये आप? भाग 1, जब आप संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको आ, ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? नेम द फर्स्ट स्टेट इंडिया फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और कब बना था ये? 1953 में। कब बना था ये? 1953 में। कैसे बना था? इसमें क्या हुआ था, एक लंबी विरोध आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत 56 दिनों का 56 डेज का भूख हड़ताल हुई। और ये किसने की थी? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता था, उसका नाम था पोटी श्रीरामुलु। क्या है? पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हड़ताल करने के बाद ये इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया। ठीक है, भूख हड़ताल से इनका निधन हो गया। तो फिर सरकार को प्रेशर में आके आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश, एक चीज और, आंध्र प्रदेश किससे मतलब करके बना है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इसको हटा के आंध्र प्रदेश बनाया गया। पहले ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग रहते हैं, तेलुगु जो बोलते हैं, और तमिलनाडु में तमिलियन होते हैं, तमिलियन जो तमिल बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे बॉलीवुड में भी आप, सॉरी ये क्या कहलाती है, बॉलीवुड तो नहीं कहलाती, ये साउथ की जो मूवीज बनती हैं इसमें 4 तरीके के आते हैं। एक तो तेलुगु मूवीज होती हैं जिसमें आलू अर्जुन और ये सब बड़े सुपर स्टार है। उसके बाद एक मलयालम होती हैं, मलयालम मूवीज, ये केरला की हैं, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद कन्नड़ मूवीज, ये आपकी कर्नाटका की है, कर्नाटका। और तमिलियन मूवीज, तमिल, TAMIL, तमिल, तमिलियन मूवीज कहते हैं, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, तो ये पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो 4 स्टेट को बना के मिलती है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल। इनके एक्टर भी अलग अलग है। वो तो हम लोग बस सबको यही देखते हैं कि ये तो साउथ इंडियन है, लेकिन इसमें भी अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास तो हिंदी में डब की हुई मूवीज़ हम लोग इसकी देखते हैं ज़्यादातर। भाई तेलुगु मलयालम ज़्यादातर उत्तर भारत में तो किसी को आती नहीं है, तो सब लोग हिंदी में डब की हुई मूवीज़ को देखते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश सबटाइटल्स में। ठीक है, इंग्लिश सबटाइटल्स में, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो साउथ इंडस्ट्री है वो इन चारों को बना के मिला के बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, डैश लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? हाँ जी, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ द लोकसभा, ये आपका पॉलिटी का संविधान में आप पढ़ेंगे इसको, जब भी संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी का संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी क्या है, न्यूनतम एज क्या है आपकी? ये है 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा की कितनी है? हाँ जी, राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए, याद रखिएगा, 25 मत टिक कर ही आना। इसका क्या है? राज्यसभा की 30 वर्ष। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपिता, सॉरी राष्ट्रपति पिता बोले, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? वो आपको चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC और आएगा, ये एरर मिस्टेक है, का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज,
यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे रखा है। ठीक है, तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहीं पे दे रखा है, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही जवाब आपका कन्वेंशन याद रखिएगा ऑन क्लाइमेट चेंज। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, किसके लिए है ये संगठन, किस लिए है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनी है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ठीक है, इसका ये समझौता 1992 में हुआ था। ठीक है, जब पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। नौटंकी, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। नौटंकी इज द फोक डांस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? हो, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको पता है उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ पे लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, लोक नृत्य। ठीक है, और लोक नृत्य आपका नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। और मैंने आपको पहले जब आपको यूपी कांस्टेबल की वीडियो करवाई है तो उसमें मैंने बताया था कि शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं। पूरी सब सारे स्टेट्स के बारे में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, किस किस स्टेट से हैं, किस किस राज्य से हैं, वो मैंने आपको अच्छे से बताया था। और ये शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यूपी का, वो है आपका, अगर आपको याद है, आपने अगर वो वीडियो ध्यान से अच्छे से देखी है, तो वो है आपका कथक। क्या है? कथक, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है आपका कथक। ठीक है, और नौटंकी जो है वो है आपका लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई ओलंपिक सब लोग देखते हैं, हर 2 साल बाद होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है आपका यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है आपके? स्विट्जरलैंड, बड़ी ही प्यारा देश है ये, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ओलंपिक गेम्स के बारे में देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा अगर इतिहास देखें तो ओलंपिक गेम्स जो है वो सबसे पहले एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। देश वाले बच्चों, एथेंस में हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 6 से 15 अप्रैल 1896। 1896। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो याद रखना 1896 में पहली बार हुआ था। अच्छा, इसमें सारे पुरुष थे, सारे महिलाएं नहीं थे इस टाइम पे, मतलब अनुमति नहीं थी उनको पार्टिसिपेट करने की, तो सारे पुरुष थे। ठीक है, ये पहले इसका थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब ये देखिए, अभी का अगर हम देखें तो अभी 2022 में जो अभी होके चुका है वो कहाँ पे हुआ था आपका? चीन में। ठीक है, चीन में। अब जो होने वाला है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि अब जो ओलंपिक होएगा कब होगा? वो 2024 में, हर 2 साल बाद होता है ये, हर 2 साल बाद होता है। तो ये होगा आपका पेरिस में। ये क्वेश्चन, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस में, कहाँ होगा भाई? पेरिस में, चाइना। ठीक है, इससे पहले कहाँ हुआ था, मतलब 2020 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका जापान में। कब हुआ था? जापान में। कब हुआ था? जापान में। ठीक है जी, इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी थी? हु अमंग द फॉलोइंग रोट फेमस बुक पावर ऑफ द माइंड? ये भी आपका एक तरीके का जीके का क्वेश्चन हो गया, जीके या फिर करंट अफेयर कह लीजिए। जीके हुआ, ये पुराना क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संगमरमर पर पित्रा द्वारा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है। देखिए स्टूडेंट, ये कला एंड संस्कृति का क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे हमें दिया है पियत्रा द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़े, द पियत्रा द्वारा और कलर्ड स्टोन इन, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बट वर्क ऑन मार्बल बिकम वेरी पॉपुलर इन द डेज ऑफ अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स शाहजहां। ठीक है, चलिए अब पेत्रा द्वारा देखते हैं ये क्या चीज है जो संगमरमर मतलब मार्बल जो होते हैं इनके ऊपर रंगीन पत्थर कैसे जुड़ाई होती है। देखिए पेत्रा द्वारा जो है वो पच्चीकारी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पच्चीकारी का काम, पच्चीकारी का काम। ठीक है, ये जो है ये एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकदार हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़े से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। समझ रहे हैं आप कि मतलब जैसे आपने ताजमहल देखा है उसमें जो नकाशियां हो रही हैं इस तरीके से ये लोग टॉम बनाते हैं। ठीक है, उसमें ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकल नकाशियां होती हैं मोस्टली इस तरीके से। तो इसमें ये जो आप देखते हैं इसके अंदर जो वो डिजाइन देते हैं इसमें वो लोग रंगीन पत्थर को काट काट के लगाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पित्रा द्वारा या रंगीन पत्थर। चलिए एक बार मैं इसको आपको इमेज के संग दिखाती हूँ और आपको क्लियर होएगा। एक सेकेंड, पित्रा द्वारा, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक इमेज खोली है। ये किसी मुगल उसका कोई डोम है, डोम स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे ये देखिए कितनी कलरफुल रंगीन नकाशी हो रही है। और इसी नकाशियों के बीच बीच में ये लोग कलरफुल स्टोन्स लगाया करते थे। आपने मूवीज में देखा होगा या आप कभी कोई हिस्टोरिकल पैलेस में घूमने के लिए गए हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। आगरा में अगर आप चाहें तो खास महल, दीवाने आम, मोती मस्जिद, यहाँ पे आपको इस तरीके की नकाशियां मिल जाएंगी। इवन ताजमहल में भी ऐसी नकाशी थी और उसमें स्टोन, यहाँ तक कि नवरत्न जड़े हुए थे, लेकिन कहते हैं कि ब्रिटिशर्स उन्हें निकाल निकाल के ले गए। भाई लुटेरे तो थे ही, चोरी करने में माहिर थे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इसमें ये देखिए थोड़ा डिटेलिंग में ये दे रखा है आपको, शायद आप समझे इस चीज को। ये थोड़ा बड़ा ही फिगर है, इसको छोटा करती हूँ, ये आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये लोग डिजाइन बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स फ्लावर के या लीव्स के। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसके अंदर बिल्कुल रंगीन पत्थरों की काट काट के जड़ाई करते हैं। इसे बोलते हैं पित्रा द्वारा। होप आप लोग अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कभी भी ये जो आएगा पित्रा द्वारा या पच्चीकारी का काम तो आप सही उत्तर लगा कर आएंगे। चलिए अब यहाँ पे इसका सही उत्तर था शाहजहां के टाइम पे। देखिए शाहजहां के टाइम पे बहुत सारी इमारतें बनी हैं। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे बहुत सारी इमारतें बनी हैं। सबसे मोस्ट इसकी ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट जो कि 7 अजूबों में आती है वो है ताजमहल। आप सभी को पता है ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। तो नंबर फर्स्ट ताजमहल, ये आपका 1631 1631 से लेके 1643 इसमें बना था। ठीक है जी, और इसकी कुछ काम देखते हैं। इसने बनवाया खास महल,
ये भी आपका आ सकता है टिक लगाने के लिए कि शाहजहां की कौन कौन सी, ये कहाँ पे, ये देखिए इसका वो भी लिख लीजिएगा, ये है आगरा, ये भी आपका आगरा। नंबर तीसरा है आपका दीवाने ए आम, दीवान ए आम, ये भी आपका आगरा। ठीक है, मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। उसके बाद दीवाने खास, दीवाने खास, ये भी आपका आगरा। उसके बाद फिफ्थ आपका मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ये भी आपका आगरा। सिक्स्थ इसने करवाया है शाह बुर्ज, ये भी आपका आगरा। सातवां है जामा मस्जिद। देखिए एक जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है जो बड़ा है, और एक जामा मस्जिद आगरा में भी है। ठीक है, तो ये जो है शाहजहां के कुछ बेस्ट आर्किटेक्चर पीसेस हैं। इसमें सबसे अच्छा ताजमहल है, आपको पता ही है, उन्होंने अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, उनकी याद याद में। ठीक है, तो 1631, और इसका आपको पता ही है, ज़्यादातर ताजमहल का सब लोगों ने घूम भी रखा होगा। 7 वंडर्स, 7 अजूब, पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, आगरा शाह बुर्ज और जामा मस्जिद, ये हमारे शाहजहां के कुछ बेस्ट आर्किटेक्चर पीस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और हमें जल्दी जल्दी करने हैं। वो आपको पित्रा द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22वां, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज? ठीक है, तो कॉपर आपको पता है हमारे में जो तांबा है बहुत ही प्योर एलिमेंट या फिर मटेरियल माना जाता है, आज हम आज भी यूज करते हैं। तो किस में किया था? ताम पाषाण युग। इसका हिंदी के ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो इसका है उत्तर आपका चाल्कोलिथिक एज। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इनके लिए मैं लिख दे रही हूँ चाल्कोलिथिक एज। इसमें सबसे ज्यादा कॉपर, इसी से चाल्कोलिथिक जो है वो कॉपर से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका नवपाषाण नियोलिथिक, पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, और मध्य पाषाण काल आपका मीजोलिथिक। तो इसका सही उत्तर है आपका ताम पाषाण युग। ये आपको देखते ही बन रहा है इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये छोटे एग्जाम से लेके, छोटे एग्जाम से लेके और बड़े यूपीएससी तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही चहेता क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was held at which among the following places? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, हमें यहाँ पे बताना पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। ठीक है, तो पहली जो हुई थी वो थी आपकी राजगीर। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगीर। देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत चहेता क्वेश्चन है सारे एग्जामिनर्स का, मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में करते हैं, बहुत टाइम से रेड कर लें। चलिए इसमें देखिए टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। याद रखिएगा, टोटल 4 बौद्ध, तो ज़्यादा ही ऊपर चला गया, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगति। ठीक है जी, अब देखिए फर्स्ट फर्स्ट बौद्ध संगति कहाँ पे हुई है आपकी, यहाँ मैं स्थान का नाम लिखूंगी और आप इसको जरा देख लीजिएगा, गौर फरमाइएगा। राजगीर जो इस प्रश्न का वो है। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, महाकश्यप ने।
ठीक है। और शासन किसका था, कौन से राजा इस समय राज कर रहे थे, वो थे आपके अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, इसमें बुद्ध के उपदेशों को दो पिताकों में संकलित किया गया था। ठीक है, और दो पिताका कौन कौन सी थी इसमें, पहली थी आपकी विनय पिताका, विनय पिताका, और दूसरी थी हमारी सुत पिताका। क्या थी हमारी, सुत पिताका। ठीक है जी। इसमें जितनी भी बुद्ध के उपदेश थे इन दो किताबों में, विनय पिताका और सुत पिताका, ठीक है, इसमें इन लोगों को, इन सबको लिखा गया था, संकलित किया गया था। यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, ये है आपकी प्लेस या जगह, प्लेस, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे रूलर, और यहाँ पे रूलर या फिर राजा, मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको मैं तरीके से और अच्छे से क्लियरिटी के लिए मैं आपको इस तरीके से लाइन खींच दे रही हूँ। चलिए, ये पहली हमें समझ में आ गई, पहली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर प्रथम बुद्ध संगति राजगीर में हुई भाई, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजात शत्रु उस टाइम का राजा था, और इसका उद्देश्य क्या था, विनय पिताका और सूत पिताका को इन्होंने कंपाइल किया था। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड है, जो सेकंड हुई थी वो हुई थी हमारी वैशाली। कहाँ हुई थी, वैशाली। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पे, साबा कमी। ठीक है जी। और किसके रूल के उसमें थे, कालाशोक, कालाशोक। जब आप महाजनपदा पढ़ेंगे तो आप ये सारे अजात शत्रु और कालाशोक प्राचीन भारत के सिलेबस में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, देखिए ये जो काउंसिल थी वो क्यों करवाई गई थी, इसमें अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। ठीक है, तो अनुशासन को लेके मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघ दो भागों में बट गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में हमारा बट गया था, और किस वजह से बट गया था, कुछ डिसिप्लिन के रूल्स की वजह से। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए, ये पिता का है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। कहाँ हुई थी, वैशाली में, सभा कमी इसके अध्यक्ष थे, रूलर कौन था उस टाइम पे, कालाशोक, और ये किस वजह से हुई थी, अनुशासन, और जो बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध के लोग थे वो दो भागों में बट गए थे। ठीक है, दो भागों में बट गए थे। ठीक है जी। अब तीसरे बात पे आते हैं, मैं यहाँ पे तीसरे उस पे आ रही हूँ। तीसरा है आपका, जगह का नाम है, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद भाई कौन था, सॉरी, पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुगली पुतिस्ता। ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा है, मुगली पुतिस। ठीक है, और आपके इधर राजा कौन थे, राजा थे इसमें सम्राट अशोक। हाँ जी, कौन थे राजा इस समय, रूलर कौन थे, सम्राट अशोक। ठीक है, हाँ जी, वही सम्राट अशोक। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था।
ठीक है, और इसमें तीसरी पिता का, यहाँ पे 2 है और अब यहाँ पे तीसरी पिता का लिखी गई थी, उसका नाम था आपका अभिधम पिता का। 3 पिता का है हमारे पास, अभिधम पिता का, अभिधम पिता का। ठीक है, तो 3 पिता का हो गई। पहली जो थी वो सबसे फर्स्ट में हुई थी, विनय पिता का, सूत पिता का, और अभिधम पिता का जो थी वो आपकी तीसरी वाले में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी कलर से लाइन कर दे रही हूँ आपको क्लियरिटी के, ये इधर से ही कंटिन्यू हो रही है, ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ जो हुई थी वो हमारी कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? कश्मीर में, याद रखिएगा। इसका अध्यक्षता किसने की थी? वासु मित्र अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे। शासन किसका था? कनिष्क। कनिष्क का आपको पता है बहुत रूल रहा था, कनिष्क 1 कनिष्क 2। और इसमें क्या हुआ था? उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित करना। ठीक है, 2 संप्रदायों में विभाजन करना। इसमें क्या हुआ था? 2 संप्रदाय जो थी, 2 संप्रदायों में, 2 संप्रदाय में विभाजन। आपको पता होगा ठीक है, 2 संप्रदायों में विभाजन कर दिया है। ठीक है जी, चलिए मैंने ये आपको बता दिया। कहाँ? फर्स्ट राजगीर वैशाली, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र कश्मीर। इसके अध्यक्ष कौन कौन है ये भी मैंने आपको बताया, रूलर कौन कौन से रहे किस रूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं सिर्फ जगह का नाम ही आए, अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, राजा पूछ लिया जाएगा, और उद्देश्य की इसमें इस वाले इसमें क्या इसका उद्देश्य रहा, ये सब भी पूछ लिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदासी है? ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, नाम ही इतना प्यारा है, देव नाम प्रिय प्रियदासी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम वाज आल्सो देव नाम प्रिय प्रियदासी? जिन भी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत अच्छे से प्यार से अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको पता होगा ये किसका नाम है भाई, मौर्य सम्राट अशोक जी का। ठीक है, देव नाम प्रियदासी जो देवों को प्यारे हैं इसका मतलब होता है। ठीक है, देव नाम, ऐसा देवों का नाम प्रिय है जो देवों को बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इसका मतलब है, पूरे उसका क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 25, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? हाँ जी, ये बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का है कि भाई जब ईस्ट इंडिया आई थी तो कौन कर रहा था? तो गुप्त था, मौर्य थे, मुगल थे, शुंग थे। तो गुप्त, मौर्य, शुंग ये तो सब प्राचीन भारत से है, इसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ठीक है, सोने की चिड़िया थी उस टाइम में। तो क्या बचता है आपका? मुगल सम्राट। कौन थे उस टाइम? मुगल सम्राट। जहांगीर के टाइम पे आ, जो हॉकिंस था वो आ गया था एक बार, हॉकिंस थॉमस ये सब आना स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भूदान ग्राम भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। आधुनिक इतिहास, ठीक है जी। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। भूधन ग्रामदान मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, इवन इसका ये यूपीएससी में भी आया ये क्वेश्चन। अगर आप पुराने 10-12 साल के क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। ठीक है, इनका मैं आपको दिखाती हूँ इनकी इमेज, जिसे आपको याद रहे। ठीक है, विनोबा भावे जी, हाँ जी, ये थे हमारे विनोबा भावे जी। ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? ठीक है, कि सिर्फ दांडी मार्च में
सिर्फ पुरुष नहीं जाएंगे, पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियां भी जाएंगी। आपको पता है दांडी मार्च जो हुआ है, नमक आंदोलन किया है गांधी जी ने, तो किसने किया था? इसका सही आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। एक बार इनकी भी जरा हम देख लेते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, हाँ जी, ये थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, और जैसे और भी बहुत सारी वुमेन्स थी, जैसे सरोजनी नायडू, इनका भी बहुत, ये भी पूरी दांडी मार्च में गांधी जी के साथ रही हैं। उन्होंने आगे चल के इनको ज्वाइन किया और उसके बाद काफ़ी लंबे उस तक लास्ट तक ये सरोजनी नायडू गांधी जी के संग रही हैं। और भी बहुत सारी महिलाएं थी जो साथ रही हैं। ठीक है, और जो जो जिस जिस गांव से ये लोग निकलते चले जा रहे थे, वहां से लोग ऐड होते चले जा रहे थे। ठीक है, वहां से लोग ऐड होते चले जा रहे थे, इसमें महिला, बच्चे और सब लोग जो थे वो ऐड होते चले जा रहे थे। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी ये दांडी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ठीक है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन? राष्ट्रवाद, यहाँ पे राष्ट्रवाद की पहली, ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ये आपका आता है विश्व इतिहास का प्रश्न है। ठीक है, विश्व इतिहास। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, या फिर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो इसका उत्तर है फ्रांस की क्रांति। आपको पता है फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके के जो वो है शब्द हैं वो आए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ठीक है स्टूडेंट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे? बताइए। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध युग नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? भाई बहुत ही, जो भी बच्चे अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है दिल्ली चलो का नारा आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच में स्थित है? इंग्लिश में, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड बिटवीन, तो क्या ऑप्शन है आपके? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? कंफ्यूजिंग। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से, भूगोल से। ज्योग्राफी से, तो इसका सही आंसर क्या है एक बार में बताते हैं ताकि आप और भी कंफ्यूज ना हो। नेपाल और तिब्बत। ठीक है, नेपाल एंड तिब्बत, नेपाल और तिब्बत के बीच में आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? याद रखिएगा 8849 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, अभी ये बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये कारण है, रीजन, कारण क्या है? Which among the following is the main reason for October heat in India? पहला ऑप्शन, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, उच्च
आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। ये भी हमारा किससे हो गया क्वेश्चन? भूगोल से। ठीक है, किससे? भूगोल से, ज्योग्राफी। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर स्टूडेंट्स, अगर आपने थोड़ी वो पढ़ी होगी, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ा होगा, और उसमें मानसून चैप्टर आपने अगर पढ़ा है, मानसून, तो आपको इसका सही जवाब पता होगा, और इसका सही जवाब है ए। ठीक है। क्या भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, इंग्लिश के बच्चे, इसमें है लो प्रेशर सिस्टम इन गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में अनुवाद है। तो इसका भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने गर्म वर्षा ऋतु से ठंडी शुष्क शीत ऋतु के आगमन का सूचक होता है। ठीक है। जो दक्षिण, ये आपका इंडिया है, इस तरीके से। ठीक है। और आपको पता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, वो इधर से एंट्री करता है, इस साइड से। ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर बनता है, और यहाँ पे इसी एरिया पे, ये तिब्बत के प्लेटू या इस एरिया पे लो प्रेशर बनता है। ठीक है, मैं इसी वर्ड को यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है। और आपको पता है, हमेशा जो हवा होती है, विंड होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर में जाती है। ठीक है। नीचे से ऊपर आप ये समझ लीजिए, लो प्रेशर में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाती है। ठीक है। तो हमारी जो ये विंड्स होती हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से हमारे देश में एंट्री करती है, और इसी को बोलते हैं मानसून का आगमन। सबसे पहले केरला में अराउंड 1 जुलाई के लगभग ये एंट्री करती है, मानसून विंड्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होने की वजह से यहाँ से ये 2 भागों में बट जाती है। ठीक है जी। एक इस साइड से होती हुई जाएंगी इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से ऐसे आएंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये इस तरीके से आएंगी। अब क्या होता है, जब ये, और ये क्या, ये हाई प्रेशर, जब ये विंड्स जाती हैं, तो यहाँ से जितना भी समुद्र का जो मॉइस्चर है, वो अपने साथ लेती हुई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। जब ये विंड्स यहाँ से टकराती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करती है इस रीजन में। इसलिए आपने देखा होगा, यहीं पे स्थित है आपका मेघालय। जहाँ जिस स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे प्लस एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इस बेल्ट में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये इस तरीके से। मेघालय में चेरापूंजी, जो सबसे ज्यादा बारिश होती है, और मानसून सराम करके जो जगह है, उसमें भी अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये जो एरिया है आपका, जो सबसे पहले टकराता है, ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये भी आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, अक्टूबर के टाइम पे ये जो सिस्टम होता है, ये वीक पड़ जाता है। ठीक है। ये जो सिस्टम होता है, ये वीक पड़ जाता है, और उसके बाद जो मानसून होता है, वो लौटता है। ठीक है। वीक पड़ने के बाद लौटता है, तो उस पीरियड में बारिश होती है, सब कुछ कम हो जाता है, बादल भी कम हो जाते हैं, सब कुछ होता है, और स्काई जो होता है, आसमान जो होता है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो इसी अक्टूबर नवंबर में जब आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, तो उस टाइम पे खूब तेज धूप निकलती है, तो उसी को बोलते हैं अक्टूबर हीट।
एक तरीके का ब्रेक मान लीजिए, ये क्या है, ये ब्रेक। ठीक है जी, अक्टूबर हीट। चलिए, अब समझ में आ गया आपको अक्टूबर हीट। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य जीएमटी डैश से आगे है। हाँ जी, ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोर्स कौन सा, कौन है ये, कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटेजी? आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी डाला गया था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज ऑब्वियसली डाले गए थे, सिंचाई काफी अच्छी तरीके से की गई थी। तो जब ये चीज डी दे रखा है आपका ये सभी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सभी। आपको ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा भाई, हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक ये सब है, ये उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, हाई क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा लिख दे रही हूँ, हमारा दोनों में हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और भी चीजें हमें काफी सब्सिडी मिली थी, सब्सिडीज। इसमें हाई क्वालिटी प्लस हाई यील्ड, हाई यील्ड देने वाले जो वो थे, यील्ड मतलब उत्पादन, उत्पादन, जो थोड़ा सा ही लगाने में, थोड़ी सी ही अनाज लगाने में हमें काफी सारा जो उत्पादन है वो दे सके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ये बहुत ही जीके का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ज्योग्राफी भूगोल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? हाँ जी, कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, घाघरा, कोसी। तो इसका सही उत्तर कोसी। आपने बचपन से ही सुना होगा, कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक है, या कोसी इज द सॉरो ऑफ द बिहार। फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है, फ्लड्स मतलब बाढ़, हर साल इधर बाढ़ आती है, कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र से अटैच्ड होती है, तो बहुत सारा मलबा लेकर आती है, और इसी से बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? द फाइनल अप्रूवल टू द 5 year प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय whom among the following? ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, प्लानिंग का, अर्थशास्त्र। देखिए इस क्वेश्चन पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस चीज को देखिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वित्त सचिव। क्या है इसका? वित्त, सॉरी सॉरी, इसका उत्तर जो है वो है आपका, ये नहीं है, वित्त सचिव नहीं है, वित्त मंत्रालय होएगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू द सेक्टर। हाँ जी, विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं? बताइए, किससे? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी सॉरी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका द्वितीय। देखिए प्राथमिक में क्या होता है आपका? खेती बाड़ी, खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर, आपको ये पता होगा जिसने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है। उसके बाद द्वितीय में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और तृतीय में आता है आपका सर्विस। क्या आता है आपका?
सर्विस, ठीक है, सूचना मतलब कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या दिया, किसी भी विकासशील अर्थ, जब भी कभी, ये जो है ये बेसिक है, जब भी कभी कोई भी देश हमारा एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में विकास की तरफ बढ़ता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं होएगा तब तक वो विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है, नॉट अ कमर्शियल बैंक, कौन सा है भाई इसमें, इसमें है आपका सिडबी, ठीक है। ये सारे के सारे आप देखिए लगातार जो है ये हमारे अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड बाय पासिंग ए स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट। हाँ जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, हाँ जी, इसका सही आंसर है आपका वैधानिक निगम, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो रटने वाले टाइप से है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर आपने नहीं देखा ये वाली चीज को, नहीं अगर आपने ध्यान दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब बिल्कुल एकदम गलत हो सकता है और फिर आप बाद में आके रिग्रेट करेंगे, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, बस हमने जरा सी ये नई चीज नहीं देखी, इसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ये मतलब संविधान का या फिर पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो उसका एकदम बेसिक क्वेश्चन में से है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, तो कौन होंगे इसके, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भाई यहाँ पे संघ की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन में राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं रोल करते हैं। अगर स्टेट्स की बात करते, ठीक है, राज्य की बात करते तो यहाँ पे मुख्यमंत्री काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है भाई, इसका उत्तर है 124, 124, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, हैज हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संसद सदस्य पार्लियामेंट मतलब एमपीज, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32, हाँ जी बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को फंडामेंटल राइट को लागू करने की शक्ति है, ये खुद में एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है। इन इंडिया इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बस ये की पॉइंट है इसका, इसको बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर होएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ये है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस, इसका उत्तर जो है वो है आपका होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, ये डिफेंस, ये फाइनेंस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसका है, गृह मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अंडर में है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेट अप ए हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। हाँ भाई किसको है, किसको, जल्दी बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये। संसद को, पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है। सारे डिसीजन पार्लियामेंट लेता है, आपको पता है। निम्नलिखित में से, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, ठीक है, जूट, कॉटन, नायलॉन और फलकस, फलकस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका नायलॉन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर,
तो इसका सही उत्तर है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है वो कपड़ा, ज्यादातर कपड़ा बनाने में क्या करें, नायलॉन के कपड़े आजकल बहुत चल गए हैं, तो वही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, 2-3 क्वेश्चनों से ये आपके विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 10वीं क्लास तक के क्वेश्चन है आपके, ये 10th क्लास तक आपने। ठीक है, तो बताइए, बहुत ही सरल है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पे करता है भाई? जो तारे होते हैं, ये कैसा गोल्डन कलर के दिखते हैं नीचे से, कभी गोल्डन दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश दिखते हैं, मतलब नीले दिखते हैं, कभी रेड दिखते हैं। तो ये जो अंदर ही अंदर इनके जो हमें रंग दिखता है वो क्या होता है? ये इनका तापमान होता है, उसके तापमान की वजह से। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हमारे पूरी धरती का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? द बिगेस्ट स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम, दैट इज सन। सन कहते हैं, सन इज अ स्टार, सबसे बड़ा स्टार। ठीक है, कौन है हमारा? सन, द बिगेस्ट सन। ठीक है, जो सारे प्लैनेट्स को रोशनी पहुंचा रहा है और हीट दे रहा है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल नेचुरल वार्मिंग। ठीक है, ये आपकी पर्यावरण का टॉपिक हो गया, इन्वायरमेंट। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, वाइट प्राकृतिक गैस और ऑक्सीजन। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है भाई? सबसे बड़ी बात, हाँ जी, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें आपका CO2 आता है, मीथेन आता है, ओजोन आती है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी कई सारी गैसेस आती है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी आपका साइंस क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन, जीव वैज्ञानिक का। तो निमोनिया आपको पता है, निमोनिया हो जाता है तो क्या होता है बताइए? निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो आम भी अगर आप करेंगे तो पता है। तो निमोनिया किसकी किसकी वजह से होता है? लंग्स की वजह से, फेफड़ों की वजह से। ठीक है, फेफड़ों में कहते हैं पानी भर जाता है या इस तरीके से हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है। ठीक है, लंग्स की वजह से। चलिए, GS के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चंस और GS के क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए। ये क्लास बहुत ही लंबी हो गई क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। अगर आप देखिए 48 क्वेश्चंस के लगभग बन रहे हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? Which of the following is not the economic factor for influencing the population distribution? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये ऑप्शन थोड़े हमने इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स और रिसोर्सेज, मिनरल्स। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पूरा मैंने बहुत स्पीड, अभी थोड़ा स्पीड से ले लिया मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। अवेलेबिलिटी और जो क्वेश्चंस है वो कोई बताने वाले नहीं है लास्ट के, वो बहुत ही 10th लेवल तक, और जहां जहां बताने की जरूरत है वो मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? देखिए, शहरीकरण। ठीक है, जनसंख्या, आपको पता है गाँव से लोग शहर की तरफ भागते हैं। ठीक है, शहर की तरफ किसके लिए? काम के लिए, तो ये है भाई। खनिज, खनिज, चलिए देखते हैं। औद्योगिकरण, भाई लोगों को वो चाहिए, काम चाहिए, तो इसलिए कहीं पे अगर इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, कारखाने खुल रहे हैं, तो लोग काम की तलाश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पानी की उपलब्धता, अगर एक जगह पानी की बहुत समस्या है तो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, देखिए खनिज जो है, खनिज इतनी कोई बड़ी रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, खनिज हमारे इसके जमीन के नीचे है तो हम क्या ही कर लेंगे, कोयला हुआ या इस तरीके से आयरन हुआ, ये हुआ, ये तो पूरा एक माइंस होती हैं, खुदती हैं, तो ये नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है खनिज। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये भी। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, नहीं हो गए पूरे। चलिए, तो इसी के साथ आपकी ये जो पेट के करंट अफेयर प्लस GS, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है, ये समझ लीजिए 49 क्वेश्चंस
आप ये देखिए इसमें 49 क्वेश्चंस, अगर आप इनमें सही करके आते हैं, इसमें से अगर आप 45 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो भी, और उसके बाद फिर मैथ्स में आप कर लीजिए थोड़े और उसके बाद रीजनिंग और ये सब, तो आपका 75 प्लस मार्क्स लाना एकदम, कहते हैं ना, एकदम एकदम नॉर्मल है। बिल्कुल भी आसानी से आप 75 प्लस ला सकते हैं। 75 प्लस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी कट ऑफ निकलती है, मतलब बाद में जो आप एग्जाम देंगे, लेखपाल का जो आता है और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट का जो आता है, उसमें पेट में 75 प्लस मांगते हैं, 75 या 75 प्लस मांगते हैं। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम के लिए आप 75 प्लस लेकर आए, 75 और 80 के बीच में, तो बहुत ही सुंदर बात है। आप हर वैकेंसीज को भर सकते हैं। आप ये आंकड़ा लगा के चलिए, आपको इतने लाने हैं। तो आप करंट अफेयर जीएस को अच्छे से तैयार कीजिए। होप ये पूरा सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस आने हैं और कैसे हमको सॉल्व करने हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और मैथ्स जो है, इसी पेपर की जो मैथ्स के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन है, वो आपको मोहित सर और रीजनिंग के क्वेश्चन प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन वो आपको नेहा मैम करवाएंगी। ठीक है, इसी चैनल पे आप प्लीज़ जुड़े रहिए। और सेकंड चीज, जुड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों से करवाइए, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमको फीडबैक भी दीजिए।